नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं आज के वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट 2026 पेपर 2 11th 12th, यानी आज हम लोग 11th 12th हिंदी की जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है दोनों ओर प्रेम पड़ता है। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं, यानी दोनों ओर प्रेम पड़ता है मैथिली शरण गुप्त की रचना है और बेहतरीन रचना है। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होगा। साथ ही अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे आप जो है 299 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम लोग जो है आपको बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी की संपूर्ण नोट्स प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप 1-2 बार ईमानदारी से पढ़ देते हैं, बना देते हैं प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट, तो आपका 100% गारंटी है कि रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोग देर नहीं कीजिए, क्योंकि बीपीएससी 4.0 की वैकेंसी आपका इंतजार कर रहा है। तो आप लोग जल्दी से इसे प्राप्त करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आज हम लोग जो है चौथा लेक्चर कर रहे हैं। इससे पहले 1 से 3 तक हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के पेज पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोनों ओर प्रेम पड़ता है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पे देखें, इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, व्याख्या होंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले एमसीक्यू होंगे। तो जितने भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, उन सारी चीज़ों को देखना है, क्योंकि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और ज्ञान की कमी नहीं है, बुद्धिमत्ता से एग्जाम को निकालना है। तो पढ़ेंगे उतना ही जितना एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक में क्या कुछ रहने वाला है। अब देखिए, ये टॉपिक है दोनों ओर प्रेम पड़ता है मैथिली शरण गुप्त की बेहतरीन रचना है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ चरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रूप में उत्तर प्रदेश के झांसी के आसपास जो चिरगांव है वहीं हुआ था। यानी चिरगांव में जो है इनका जन्म हुआ था, झांसी के आसपास। अब देखिए, इनके जन्म का बात पूछेगा तो आप दे दीजिएगा 1886 में। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया। यानी ये 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रजभाषा में कविता लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कनकलता नाम से कविता की रचना करते हैं। अब देखिए, इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, रंग में भंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है। पूछा जा सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना कौन है, तो रंग में भंग, और बाद की रचना है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। तो ये प्रकाशित हुए। इन्होंने बंगाली के काव्य ग्रंथ मेघनाथ वध ब्रजांगना का अनुवाद भी किया है, यानी ये बंगला का अनुवाद भी किया है। 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। यानी भारत भारती इनका बेहतरीन रचना है, जिसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर दी जाती है। और भारत भारती जब आती है तो देश प्रेम से ओतप्रोत होता है, राष्ट्रीयता की भावना उसमें रहती है, जिसको देख करके महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने किया है। किस रचना को देखकर, तो भारत भारती 1912 में आता है, उसी को देख करके। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता का अनुवाद भी प्रकाशित किया है। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की है और 1941 में वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। यानी इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरोप में गिरफ्तार भी इन्हें किया जाता है, लेकिन बाद में जो है 7 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है।
आगे 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से इन्हें डेरिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 52-64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए, यानी ये जो है राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं कब से 52 से 64 तक, और डेरिट की उपाधि भी इन्हें दिया गया था। 1953 में भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया है। 54 में शिक्षा से में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, यानी 1954 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और 64 में गुप्त सदा के लिए सो गए। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा जाता है, इनका जन्म पूछा जाएगा। अब इनकी जो प्रमुख रचना है उसको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि रचना से प्रश्न ज्यादा आता है। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनका रचना संसार बहुत विशाल है। तो इनका जो रचना संसार है उसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले रंग में भंग आता है, उसके बाद है जयद्रथ, भारत भारती 12 में है, और इसके बाद आता है किसान। आगे बढ़ते हैं तो शकुंतला आता है, पंचवटी है, अनग है, हिंदू है, और यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं इनकी जो रचना है त्रिपथगा है, शक्ति है, गुरुकुल है, विकट भट्ट है, साकेत है, 1931 में आता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्रेम पड़ता है दोनों ओर, इसी साकेत से लिया गया है। तो साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 से ध्यान में रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है साकेत का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1931 है। 1931 साकेत का प्रकाशन वर्ष से ध्यान में रखिएगा, 1931 जो है साकेत का प्रकाशन वर्ष है। और साकेत का जो नौवम सर्ग है उसी से लिया गया है, साकेत के नौवम सर्ग से लिया गया है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, जो कविता आपको पढ़नी है। आगे देखिए इनका यशोधरा है, द्वापर है, सिद्धराज है, नहुस है, कुनार गीत है, काबा और करबला है, पृथ्वीपुत्र है, प्रदक्षिणा है, जय भारत है, विष्णु प्रिया है, अर्जुन विसर्जन है, और झंकार है। तो ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो रचनाएं आपका 2-3 ध्यान में रखना है, भारत भारती है, साकेत है, यशोधरा है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इनकी जो कविता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, यानी प्रेम जो है दोनों ओर पड़ता है। अब कविता के माध्यम से हम लोग समझेंगे, यानी मैथिली शरण गुप्त क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ओर प्रेम पड़ता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया है, तो सबसे पहले कहाँ से लिया गया है, साकेत से ये लिया गया है, साकेत से लिया गया है। और साकेत नायिका प्रधान है, जिसमें आप देखिएगा जो पत्नी है उर्मिला जो पत्नी है, किसके पत्नी है, तो लक्ष्मण के पत्नी है, लक्ष्मण की पत्नी है। तो लक्ष्मण जो है और उर्मिला जो है, उसी को जो है प्रेम के बारे में यहाँ कीट पतंग से, दीपक और पतंग से जो है तुलना किया गया है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कवि कि दोनों ओर प्रेम पड़ता है, सखी पतंग भी जलता है, यानी जो कीट पतंग होते हैं वो भी जलता है, और दीपक भी जलता है, दोनों जलता है। दीपक जलेगा तो पतंग, यानी देखिएगा छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसी को पतंग यहाँ पे कहा गया है। तो वो जो है दीपक के पास जाएगा, तो दीपक तो खुद जल ही रहा है, खत्म होता है, और पतंग भी उसी में जाके जल जाता है। तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है, एक दूसरे में जो है आकर्षण है। तो ये देखिए एक जो बिंब और प्रतीक है कितना आगे है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु बिरथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता है, कितनी बिहरता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है। यानी शीश हिलाकर दीपक करता, दीपक जब जलते रहता है तो देखिएगा आप इधर से इधर जो है उसका रव होते रहेगा, यानी दीपक का जो रव है देखिएगा इस प्रकार से जो है आपका इधर उधर होता नजर आपको आएगा। तो शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु बिरथा ही तू क्यों दहता है, यानी तुम व्यर्थ को क्यों दहता है, यानी दीपक सिर हिलाकर कहता है किसको, पतंग को, तुम क्यों जल रहे हो मेरे पास आकर के, पर पतंग परखन ही रहता है, लेकिन पतंग मानता नहीं है, वो उसमें जाकर के जलता ही है। कितनी विहलता है ये, कितनी विहलता, कितनी व्याकुलता है इसमें, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पड़ता है। और कभी यहाँ पे लिख रहे हैं कि दोनों ओर प्रेम पड़ने के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जरे नहीं तो मरा करे क्या, क्या यही असफलता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कभी लिखते हैं कि बचकर है पतंग मरे क्या, यानी कहता है कि अगर पतंग वहां पे नहीं जलेगा तो फिर भी उसको मरना होगा, तो अपने प्रेमी के पास जाकर ही मरेगा ना।
प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, यानी प्रेम को छोड़ करके अपने प्राण की रक्षा करेगा क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों ओर प्रेम पड़ रहा है ना। जले नहीं तो मरा करे क्या, यानी वो जले नहीं, दीपक के पास जाकर, अपनी प्रेमिका के पास जाकर, उसके आगोश में जाकर के, उसमें आगोश में नहीं आए, प्रणय में नहीं आए तो क्या मर जाए? ऐसे हैं यह, क्या यह असफलता है? यह क्या असफलता है? मरना कोई असफलता नहीं है, क्योंकि दीपक और पतंग एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों ओर प्रेम पड़ रहा है ना, तो वहाँ पे जाएगा है। तो ये देखिए कवि यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं कि कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं रघु पर प्यारे, क्या नामरन भी हाथ हमारे, शर्म किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है। कहता है पतंग मन मारे, यानी पतंग जो है मन मार करके क्या कहता है कि तुम महान मैं रघु पर प्यारे, यानी कह रहा है कि तुम महान हो, मैं रघु यानी छोटा हूँ, लेकिन क्या है मैं भी प्यारा हूँ, क्या नामरन भी हाथ हमारे, यानी मिल नहीं सकते हैं तो क्या मर नहीं सकते हैं एक साथ, ये तो हो सकता है। शरण किसे छलता है, यानी शरण में जो है किसे छलता है, यहाँ क्या है दोनों ओर प्रेम पड़ता है, तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है, ये कवि दिखाना चाह रहे हैं। दीपक के जलने में आरी, फिर भी है जीवन की रारी, किंतु पतंग भाग्य रिपिकारी, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम करता है। यानी दीपक के जलने में, यानी दीपक का जो है आरी उद्देश्य ही जलना है, फिर भी है जीवन की रारी, दीपक जलेगा लेकिन फिर भी क्या है जीवन की वो रारी होता है, किंतु पतंग भाग्य रिपिकारी, और पतंग का क्या है भाग में ही कार्य होता गया है, क्योंकि जब दीपक जलेगा तो पतंग वहां जाएगा ही, किसका बस चलता है, उसमें किसी का बस नहीं चलता, वो व्याकुल होकर के वहां जाएगा, और दीपक जलेगा तो वो वहां जाएगा, और जाएगा तो वहां मृत्यु को प्राप्त होगा ही, तो दोनों ओर यहाँ पड़ता है। तो ये कवि दिखाना चाह रहे हैं। एक दो मुखड़ा और है, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि पूरी कविता को अच्छे से समझ सके। अब देख कह रहा है जगती वनिवृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको ही खलता है, दोनों ओर प्रेम बढ़ता है। जगती वनवृत्ति है रखती, यानी जगत जो है वनवृत्ति पे जो है रखता है, उसे चाहती जिसे चखती, यानी जिसे एक बार चख देता है उसी को क्या है बराबर चाहता है, काम नहीं परिणाम नहीं रखती, और काम नहीं देखता उसका परिणाम क्या है उस पे बात करने के मुझको ही खलता है। और परिणाम क्या है, जब पतंग दीपक के पास जाएगा तो जलेगा है, और परिणाम क्या है इसका जल जाना है, लेकिन फिर भी ये जाएगा, ये क्यों है मुझको ही खलता है। ये दीपक कह रहा है कि ये मुझे ही खलता है कि तुम मेरे हम जलते हैं और तुम मेरे पास आ जाते हो, और आना क्या है आने का मतलब तुम यहाँ आओगे, मेरे ऊपर बैठोगे और मंडराओगे और तुम्हें जल जाना है, तो ये मुझे ही खलता है, मुझे ही दुख होता है। लेकिन बात क्या है दोनों ओर प्रेम पड़ रहा है, यानी दोनों ओर प्रेम पड़ता है। तो ये देखिए कितनी जो है भावात्मक कविता लिखी गई है। तो मैथिली शरण गुप्त की जितनी भी कविताएं हैं बिल्कुल आप देखिएगा कि मन को छूने वाली कविताएं हैं, और यहाँ पे दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता लगी हुई है, बेहतरीन कविता है। अब इसके बारे में हम लोग व्याख्या से समझेंगे कि इसका जो है संपूर्ण व्याख्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका सारांश देखते हैं कविता का। तो सारांश में क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते चलते हैं। देखिए सारांश में है कि दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता मैथिली शरण गुप्त रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग में संकलित है। अब देखिए यहाँ क्या है 9वें सर्ग में साकेत में ये वर्णित है। अब देखिए है इस कविता में उभय पक्षीय प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है, उभय पक्षीय प्रेम की महत्ता का वर्णन किया गया है। दीपक और पतंगे के प्रतीक के माध्यम से उर्मिला कहती है हे सखी दोनों ओर प्रेम पड़ता है, दीपक जो जलता ही है उसकी लौ में पतंग भी जलता है। दीपक पतंगे को समझाता है कि तू व्यर्थ में क्यों जलता है, लेकिन पतंगा उसकी लौ में पड़कर ही रहता है, प्रेम में कितनी व्यवस्था है। पतंग यदि अपने प्राण बचा भी दे यानी कि अपने प्राण की रक्षा भी कर ले तो उसे प्रेम में सफल ना कहा जाएगा। दीपक के जलने में तो फिर भी जीवन की रारी है,
लेकिन पतंगे की भाग्य लिपि तो काली है। सब भाग्य के अधीन है, किसी का बस नहीं चलता। प्रेम में बलिदान जो है प्रशंस्य है, यानी प्रेम में अगर बलिदान देना पड़ जाए तो उसे कायरता नहीं समझा जाएगा, प्रशंसनीय होता है। दूसरी ओर दीपक स्वयं अपनी ज्वाला में धीरे धीरे जलता रहता है। और दूसरी ओर क्या है, दीपक अपनी ज्वाला में धीरे धीरे स्वयं जो है जलता रहता है। स्वयं क्या है, जलता रहता है दीपक अपनी ज्वाला में धीरे धीरे। अब देखिए ये कैसी विहरता है, यानी रोकना चाहता है पतंगे को जलने से, लेकिन पतंगा दीपक की ज्वाला से आकर्षित होकर रूप जिप्सा में अपने आप को मिटा देने की इच्छा से उसके समीप जाता है। भावों की विहरता में यह भी नहीं सोचता कि यह ज्वाला उसे नष्ट कर देगी। दूसरी ओर दीपक प्रेम की अग्नि में जलते हुए भी अपने प्रेमी को उस चरण से बचाना चाहता है। यह सिर हिलाकर पतंगे को अपने समीप आने से मना करता है, परंतु पतंगा कब मानता है, वह दीपक ज्वाला में उत्सर्ग होकर ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों के माध्यम से जो पतंगा और दीपक के माध्यम से, भीम और प्रतीक के माध्यम से जो मैथिली शरण गुप्त समझा रहे हैं वो कितनी भावात्मक है। वह दीपक ज्वाला में उत्सर्ग होकर ही रहता है। इस प्रकार दीपक और पतंगे दोनों में ही भावों की विहरता पर दर्शनीय है। प्रेम में उत्सर्ग होकर पतंगा अपनी विहरता का परिचय देता है और उसे रोकने का प्रयास करने पर भी उसको ना रुक सकने की व्यवस्था और उसका उत्सर्ग देखकर भी मन मन जलते रहना दीपक की अंतर्दायित्वता को व्यक्त करता है। इस प्रकार दोनों ओर प्रेम पड़ता है, एक ओर नहीं। उर्मिला कहती है पतंगा यदि दीपक का संकेत समझकर स्वयं को उसकी राह से दूर कर भी दे तो यह स्पष्ट भी उसके लिए मरण तुल्य ही होगा, यानी उसके लिए क्या है, मरण तुल्य ही होगा। प्रणय भाव को त्याग कर जीवित रहना प्रेमी हृदय के लिए अत्यंत कष्टकारी ही होता है। अतः यदि वह जलेगा नहीं तो पश्चाताप की आग में जीवन पर्यंत झुलसता रहेगा, क्योंकि प्रिय से दूर प्रणय त्याग कर जीवित रहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। दीपक की राह में प्राणोत्सर्ग करना असफलता नहीं है, अपितु जीवित रहना ही उसके जीवन की असफलता होगी, क्योंकि दोनों ओर समान भाव से प्रेम पड़ता है। तो ये कविता के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि पतंगा और दीपक के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जो है समझा रहे हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। दीपक किसका प्रतीक है, दीपक किसका प्रतीक है, तो दीपक जो है प्रेमी का प्रतीक है और पतंगा जो है प्रेमिका का प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे MCQ हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको हम लोग अब देखते हैं, तो आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आया है कि दोनों ओर प्रेम पड़ता है। कविता के रचनाकार कौन है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है, कविता के रचनाकार कौन है। तो ये कविता के रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो ऊपर हम लोग देख रहे थे कि ये जो कविता है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई ये कविता है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तो विकल्प का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रस्तुत कविता गुप्त जी के किस काव्य से ली गई है, यानी यहाँ जो कविता दी गई है वो गुप्त जी के कौन से काव्य से ली गई है। तो ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कि साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है, 9वें सर्ग से लिया गया है, विकल्प ग सही है। और इसका जो रचना समय है 1931 है, ये ध्यान में रखिएगा 1931 है। आगे भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका प्रकाशन 1912 में होता है। और इसमें जो केंद्रीय भाव क्या है, राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता है, देश प्रेम है, इनका केंद्रीय भाव है। तो ये दिमाग में रखिएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ऊपर चर्चा किए थे कि 1931 में इसका प्रकाशन होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है कब है, तो 1931 है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है, कभी यहाँ पतंग से किसकी वेदना को दिखाया है। बहुत जटिल प्रश्न है और इसका आप लोग जवाब दीजिए।
तो पतंग के माध्यम से किसकी वेदना को दिखाया है? तो इसका नायिका कौन थी? उर्मिला थी। तो उर्मिला की जो वेदना है उसको दिखाने का प्रयास किया है कवि ने। तो विकल्प क सही हो जाएगा। उर्मिला की वेदना को दिखाया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो 1886 को इनका जन्म हुआ था। विकल्प ग सही हो जाएगा। 1886 को इनका जन्म हुआ था। इसी प्रकार के देखिए आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए एक प्रश्न है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जरे नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है? इस पंक्तियों से किस कवि का संबंध है? ये पंक्ति से किस कवि का संबंध है आपको बताना है। तो ये पंक्ति से किनका संबंध है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध है। अब देखिए ये दूसरे तरीका से प्रश्न पूछेगा कि ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है, दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता से ली गई है। तो दोनों तरीका से प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्नकार ही पूछा जाएगा, ये कविता का नाम भी पूछा जाएगा। तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता संग्रह से, कविता से ली गई है। तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दिया? यानी मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि कौन देते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रकवि की उपाधि कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। विकल्प ख आपका बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प ख आपका सही आंसर है। आगे है, निम्न में मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो यहाँ देखिए, किसान है, अनग है, यशोधरा है। सभी को अगर बारीकी से देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये सभी रचनाएं क्या है, इन्हीं का है, किसान, अनग, यशोधरा। तो विकल्प घ सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सभी दृष्टि से तैयारी करके जाइएगा। और जितने भी टॉपिक हम उपलब्ध करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, प्रीवियस सेट बना लीजिएगा। आप सभी का रिजल्ट बेहतरीन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है, तो आपको बताना है। ऊपर हम लोग इसको देखे थे और बेहतरीन था। तो वहाँ बताया गया था कि रंग में भंग इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है। विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता साकेत के किस सर्ग से लिया गया है? तो दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता साकेत के किस सर्ग से लिया गया है? तो 9वें सर्ग से लिया गया है। विकल्प जो मच्छी परेशान कर दिया, यानी 9वें सर्ग से लिया गया है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, 9वें सर्ग से लिया गया है। आगे है, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता है, पर पतंग पढ़कर ही रहता है, कितनी बिहरता है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति किनका है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। विकल्प आपका जो घ है सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं, प्रस्तुत कविता की नायिका कौन है? यहाँ जो कविता आई है उसकी नायिका कौन है? तो नायिका के रूप में किसका चित्रण हुआ था? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला इसकी नायिका है। विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, विकल्प ख जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं रघु पर प्यारे, क्या ना मरण भी हाथ हमारे, शर्म किसे छलता है। उपयुक्त पंक्ति किसका है? यानी ये जो पंक्ति है किसका है? तो ये पंक्ति किनका है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, ख विकल्प इसका सही आंसर है। और कविता का नाम पूछेगा तो वही दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो ये जो जयद्रथ वध है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लगभग जो है कुछ तुक्का से भी बना देते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से आया है तो आप तुक्का से भी सही कर देते हैं।
लेकिन जब वहाँ आइएगा, एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो सभी टॉपिक से प्रश्न मिलता-जुलता रहेगा, तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा। इसलिए जितना ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। तो आज के लिए हम लोग देखे हैं, यानी आज हम लोगों ने देखा दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, कविता मैथिली शरण गुप्त की। उसको हम लोगों ने पढ़ा, व्याख्या को समझा और इससे संबंधित जो PYQ है, MCQ है, उसको देखा। तो इससे जो है पूरी टॉपिक संपूर्ण हो जाती है, इससे ज़्यादा प्रश्न कुछ आएगा नहीं। तो आप लोग इसको देखिएगा और इसी तरह हो सकता है दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो भी अपलोड हो सकता है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जाएगा उसको आप वीडियो में देख पाइएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो क्लास रिकॉर्ड करके 2-3 वीडियो भी डाला जा सकता है, जैसे आज 2 वीडियो डाला गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए आपको 199 रुपया और पेपर 2 के लिए आपको जो है 299 रुपया पेमेंट करना है। अगर आप पेपर 1 का लेना चाहते हैं नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट, तो 199 रुपया और पेपर 2 के लिए 299 रुपया। और ये पेमेंट कहाँ पेमेंट कीजिएगा? हमारे नंबर 7261 81 53 07, यानी इस पे आप पेमेंट कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो इधर से हम आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे, जिसको आप अच्छी सी ईमानदारी से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट बना लीजिएगा, तो आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उधर आपका BPSC 4.0 इंतजार कर रहा है। तो जितना बेहतरीन यहाँ पढ़िएगा, वहाँ आपको कम पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग देर नहीं कीजिए, जल्दी से इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।